देखो जी, आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमें समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर का बिहेवियर। ठीक है जी। और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए यहाँ पे? इक्विलिब्रियम चाहिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम चाहिए जी। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे पहले, लेकिन फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर। ठीक है जी। प्रोड्यूसर मतलब होता है निर्माता। ठीक है, निर्माता हम किसको कहते हैं? he or she is considered as इकोनॉमिक एजेंट। किसको कहते हैं हम? प्रोड्यूसर। एक क्या है हमारे लिए? इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है जी, एक इकोनॉमिक एजेंट है। यहाँ पे जी आगे कमेंस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जो प्रोडक्शन शुरू करता है किस चीजों की? गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन शुरू करता है, उसको प्रोड्यूसर हम कहते हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन रिक्वायर्स फैक्टर्स इनपुट्स और नॉन फैक्टर्स इनपुट्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, इनपुट्स का मतलब पता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही जी। और कुछ? हाँ जी, और कुछ? अच्छा, फैक्टर्स इनपुट्स कौन से होंगे? बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फैक्टर इनपुट्स की, मैं एफ आई लिख सकता हूं उसको यहाँ पे। फैक्टर इनपुट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? लैंड, बिल्कुल सही जी। लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। आ रही बात समझ आपको? एंटरप्रेन्योर कोई बातें नहीं बेटा। एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सारी चीजों को कंबाइंड कर रहा है। ठीक है जी, एक तरह का बिजनेस समझो, बिजनेस इन सारी चीजों को कंबाइंड कर रहा है। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है यहाँ पे। ये चार तरह के हमारे क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार तरह के हमारे क्या है? फैक्टर इनपुट्स। इसको छोड़कर जो बच गए वो क्या है? नॉन फैक्टर्स इनपुट्स। आ रही जी बात समझ? अब जो भी आपके मन में एग्जांपल आ रहा होगा इन चार के अलावा, वो हमारा क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है जी। तो नॉन फैक्टर इनपुट्स ना आपके जो प्रोडक्ट को या फिर आपके गुड्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ये समझो इसको। ठीक है जी। आ रही बात समझ आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, स्टेशनरी का खर्चा। किसका खर्चा जी? स्टेशनरी वाला खर्चा। अगर स्टेशनरी वाले खर्चे को अगर मैं बताऊं आपको, ओहो भाई साहब, बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। चाहिए नहीं होता क्या आपको? पेजेस वगैरह प्रिंट, जो आप प्रिंट निकालते हो सब चाहिए नहीं होगा क्या? स्टेशनरी कमाल है। और बिल बिल काटता वो क्या एक पर पेपर ही तो है भाई साहब। नालायक। समझ आएगी? तो स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी। स्टेशनरी आपको क्या एक तरह से, क्योंकि वो चारों में फिट तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मेरे साथ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इन चार चीजों को हम कह रहे हैं फैक्टर इनपुट्स, और बाकी चीजों को हम कह रहे हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। कहानी समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं जी। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट रेवेन्यू। हम रेवेन्यू पढ़ के आया था ना जी। तो यहाँ पे रेवेन्यू कहां से आएगा? गुड्स एंड सर्विस को बेचकर आएगा। ठीक है जी, रेवेन्यू हमने पढ़ लिया। अब आया यहाँ पे गोल ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नॉट हाईएस्ट प्रॉफिट। ध्यान सुनना जी। देखो, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ध्यान सुनना जी, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसका अमाउंट बढ़ाना, ना कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर एक हाईएस्ट प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हो। देखो, दोनों में आपको सिमिलैरिटी लग रही होगी कि सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी आप मार्कर बेचते हो। मार्कर पता है ना? मार्कर जो व्हाइट मार्कर होते हैं, वो वाले व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर होते हैं। मैं मान लो जी 10 रुपए का आता है, वो एग्जाम्पल 10 रुपए का आता है। अच्छा, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा होगा उसके अंदर। मान लो कितने का हो रहा है जी? 2 रुपए का मान लिया जी। तो 8 रुपए उसकी क्या हुई? कॉस्ट हुई, है ना? 2 रुपए प्रॉफिट, 8 रुपए क्या हुई? कॉस्ट, और 10 रुपए क्या हुआ उसका? रेवेन्यू। समझ आई जी बात? वेरी गुड, ये मुझे समझ आ गई थी, बहुत अच्छी लगा मुझे। 10 रुपए का रेवेन्यू, 8 रुपए की कॉस्ट, 2 रुपए का प्रॉफिट, कहानी खत्म। अच्छा, अब दुकानदार ये भी सोच सकता है ये मार्कर बहुत बिकता है, इसको मैं 18 रुपए का बेचूंगा। कितने का बेचूंगा? 18 रुपए का। अच्छा, एक दुकानदार पता है क्या बोलेगा कि मैं सेम ही प्राइस रखूंगा, लेकिन इसके साथ ना कोई ऑफर लगा दूंगा। देखो, वो क्या करना चाह रहा है? वो एक ज्यादा प्रॉफिट, एक हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना चाहता है एक ही बारी में। वो कह रहा है जी 10 रुपए का मार्कर है, 2 रुपए का प्रॉफिट है,
मैं इसके अंदर एक हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, लेकिन जो दूसरा दुकानदार है वो सोच रहा है नहीं, मैं प्राइस ये रखूंगा, प्रॉफिट भी ये रखूंगा, लेकिन कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा ताकि मुझे एक लंबे टाइम में, एक लॉन्ग रन में मुझे क्या मिले, एक प्रॉफिट अच्छा खासा एक बड़े अमाउंट का मिले। ठीक है जी, मैं एक ही बारी में ज्यादा अमाउंट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। ठीक है जी, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी? वो लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाना चाहता है और वो एक मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब ये मैक्सिमम का मतलब आपको धीरे धीरे समझ आएगा अभी। ठीक है जी, आ रही जी बात समझ यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। हाँ, वो अभी भी 10 में बेच रहा है, लेकिन कुछ ऑफर लगा रहा है भाई। पेन के साथ आपको एक स्केल मिल जाएगा। अरे कम से कम अट्रैक्ट तो कर रहा है वो कंज्यूमर। अभी ऑफर है ना, बाद में ऑफर हटा देगा भाई। जैसे स्टेशनरी की दुकान बहुत सारी है, आप ही के पास सामान खरीदने क्यों आएंगे? 50 की कॉपी तो आप ही बेच रहे हो ना भाई। पूरी दुकान में, मतलब सारी दुकानों में 50 रुपए का रजिस्टर मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो नया? आप नया क्या कर रहे हो बिजनेस में? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं करा ना हमने नया। तो जब कुछ करा ही नया नहीं करा आपने, तो आपका माल क्यों बिकेगा? बात समझ आई आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको मार्केटिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी, आपको ऑफर्स लगानी पड़ेगी। जब एक बार कंज्यूमर आपके पास आने लगेगा तो फिर वो आपसे सामान खरीदेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पास में शॉप है, अब मैं पास में शॉप है, वहीं से खरीदता हूँ क्योंकि एक अच्छा एक रिलेशन बन गया है। ठीक है जी, वो भाई साहब अच्छी तरह से बात करते हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो सेम दुकानें बहुत सारी हैं। जो 50 रुपए का रजिस्टर में उससे खरीद रहा हूँ, वो मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ ना। लेकिन उसके पास कोई जा रहा हूँ, बस एक बॉन्ड बन चुका है, एक रिलेशन बन चुका है बस। तो ये रिलेशन ही तो बनाना होता है दुकानदार को। और ये कब बनेगा? जब तक कंज्यूमर आपके पास नहीं आएगा। तो कंज्यूमर आपके पास अट्रैक्ट हो, आपको ऑफर देनी पड़ेगी। जब अट्रैक्ट हो गया तो ऑफर क्या कर दो, कहानी खत्म हो गई बस। आई बात समझ आपको? ओके, रिपोर्ट है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट की बात हुई है, तो प्रॉफिट ना दो तरह का निकल के आ रहा है। एक है इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, देखो सिंपल सी बात है। जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? टी आर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका गेन या फिर प्रॉफिट ही है। ठीक है जी, प्रॉफिट ही है जी, आप कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, गेन और प्रॉफिट एक ही बात है जी। ठीक है, यहाँ पे हम बात प्रॉफिट ही कर रहे हैं। आप ध्यान सुना जी। लेकिन जो आपकी टोटल कॉस्ट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक है जी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक है आपकी, समझ आया जी आपको? नहीं आया समझ? हाँ जी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी पुरानी रिवीजन भी हो जाएगी। यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि जो सामान हमने बाहर से खरीदा है। इम्प्लिसिट का मतलब है जो सामान ओनर ने लगाया है, ओनर अपनी घर से लेकर आ रहा है वो सामान, उसकी भी कॉस्ट है। ठीक है जी, आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? सो सिंपल। अब आगे देखते हैं जी। यहाँ पे जी अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी मतलब सेम ही है, लेकिन क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। ये कह रहा है जी यहाँ पे TR-TC, ये भी सेम है। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट कहता है भैया देखो, टीसी में हम सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे? हाँ जी, उल्टा लिख दिया क्या भाई साहब? यहाँ पे एक्सप्लिसिट है जी। हाँ भाई साहब, खरीदे नहीं है मैंने ये नोट्स। हाँ बेटा, ये लिया है ना, इतना इतना तामझाम नहीं, मतलब लिखे हुए होते हैं पहले से ही, पहले भी था, पहले टैब से लिखे हुए थे, अब थोड़ा इससे लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, ध्यान सुनना जी। यहाँ पे है टोटल कॉस्ट को काट देना जरा भैया, मैं यहाँ से आपको हटा दूंगा, आपको फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। टोटल कॉस्ट ओनली इंक्लूड, अच्छा वो कह रही टोटल कॉस्ट में हम किसको इंक्लूड करेंगे? इम्प्लिसिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? तो क्या हुआ, है भी तो वो भी खर्चा। हाँ 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 जी, कॉमर्स वालों से मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा हूँ बता पाएंगे। हाँ, मैं इसलिए तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो टीसी है, टोटल कॉस्ट, वो हम किसको मानते हैं? सिर्फ एक्सप्लिसिट को, इम्प्लिसिट को नहीं मानते। क्यों? मेरा ये सवाल है आपसे। अच्छा, इम्प्लिसिट होती क्या है? खुद से सप्लाई थोड़ा और अच्छी तरह, और कुछ?
हाँ जी, आप बताओ बताओ क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या थी, सही बोल रहे थे मुझे लगा। प्रोड्यूस करता है, हाँ जी, घर से लेके आता है, यानी कि कुछ ऐसे इनपुट्स जो उसके पास पहले से ही होते हैं और वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। आपको याद नहीं सर, इसी चीज को तो हम कैपिटल कहते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ, याद आया, इसी को तो कैपिटल भी बोलते हैं हम। तो अकाउंटिंग कहता है देखो, जो आपके लिए इम्प्लिसिट है वो हमारे लिए क्या है, आई बात समझ अब? नहीं आई बात समझ? तो कह रहे जी कैपिटल है, हम कैपिटल को इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं बोलते जी, हम यहाँ पे कैपिटल कैपिटल बोलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि जो आपकी कैपिटल है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, बात समझ आएगी आपको? तो सर ये फर्क पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप बुक रीड कर लोगे, बुक में सेम चीज लिखी है, लेकिन बुक में ये नहीं लिखा होगा कहीं पे भी कि भैया ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट क्यों इंक्लूड नहीं होती, ठीक है जी, अकाउंटिंग में क्यों इंक्लूड नहीं होती। तो अकाउंटिंग में सर इसलिए इंक्लूड नहीं होती क्योंकि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है अकाउंटिंग उसे क्या मानता है, उसे कैपिटल मानता है। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। याद आ गया ना अब? याद आ गया? तो भैया ऐसी बात नहीं, अकाउंट्स में हर चीज लिखते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाता है। जो ओनर, जो चीजें ओनर लेकर आ रहा है उसको कैपिटल ही तो बोल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो चीज ओनर लेके आ रहा है उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कह रहे हैं। मुश्किल है समझना, सिर्फ एक सब्जेक्ट का फर्क है, बात एक ही हो रही है जी। कहानी समझ आ रही है आपको? चलिए जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे है जी ग्रॉस और नेट का फर्क, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा जैसे मान के चलो तनिष्का जी कितनी पॉकेट मनी मिलती है आपको? हाँ, फिर भी मोटा मोटा महीने में कितने पैसे पार कर लेते हो आप? महीने के 500 रुपए, महीने के 500 रुपए, ठीक है जी। अच्छा इसमें क्या कौन कौन सा खर्चा आपको करना पड़ता है? बाहर का खाना, और कुछ नहीं है जी? प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं जी। और बताइए, और आपको मिलती है पॉकेट मनी, कितनी मिलती है? चलो ठीक है जी, आप बताओ आपको मिलती है पॉकेट मनी कितनी मिलती है? 500 600 मिलती है महीने की। अच्छा उसमें से खर्चा कौन कौन सा होता है आपका? बस यही है जी, खाना पीना। आप बताइए जी, सेम ऐसी मिलती ही नहीं है, एक पैसा नहीं मिलता? मानता है, चलो ठीक है जी, ये भी एक एग्जांपल हो गया। देखो अच्छा मैं बता दूँ, अच्छा तनिषा जी ये बताओ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कौन सा है? मतलब अगर आप 600 रुपए में खर्च करते हो, 500 रुपए खर्च करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे क्या है जो महीने में होने ही होने हैं? ठीक है जी, और कुछ? भाई यही है, देखो मैं बताऊँ, चलो आपका, आप मैं नहीं मेरा तो कोई नहीं यार, गरीब आदमी का तुम मजाक उड़ाओगे यार, बताओ मेरा क्या सुनोगे तुम? देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे तनिष्का की एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम, तनिष्का को 1000 रुपए मिलते हैं जी, थोड़ा अमाउंट बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा 1000 रुपए बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तनिष्का अमीर हो चुकी है, इसके पीछे की कहानी है अभी, ठीक है जी। घर वालों ने कहा भैया देखो, जो तुम्हारा ये फोन का खर्चा है, रिचार्ज का वाला खर्चा, इसी 1000 रुपए में करना है। सुन लो, ही सुन लो, पैसा बढ़ा है तो यानी कि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं आपके ऊपर। ये जो आपका रिचार्ज वाला खर्चा है ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो भी आपके ये चिली पटेटो है, ये मोमोज है, ये आपका फास्ट फूड आइटम है, ये आपको खुद ही मतलब खरीदना पड़ेगा और करना पड़ेगा काम। चार्ट पेपर स्केल रबड़ पेंसिल वगैरह, ठीक है जी, है। जो आपका ये स्टेशनरी वाला आइटम है ये आपको खुद करना पड़ेगा जी। आ रही थी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा कहीं तनिष्का को आवारागर्दी करनी है, उसका पैसा भी इसमें से ही आएगा जी, ठीक है। कहीं मूवी देखने जानी है, जैसे निधि अभी मूवी देखने गई है, ठीक है, इसलिए छुट्टी मार ली उसने, ठीक है। तो ध्यान सुनो, हाँ सुन तो लो भी। तो ये मूवी देना खर्चा ये भी कहाँ से करना पड़ेगा जी आपको? 1000 रुपए में करना पड़ेगा जी। बात समझ आ रही है आपको? बी क्या? सेविंग, हाँ ताजमहल बनाना है उसको जोड़ के पैसा, है ना, सेविंग्स, ताजमहल बना ली वो कुछ पैसा जोड़ के, ठीक है जी। और भी कुछ बच गया, और भी कुछ बच गया, ठीक है जी, एडिशनल अगर आपका कुछ बच जाता है तो भैया वो आप रख सकते हो, ठीक है जी। 5-10 रुपए बच जाए, ऐश करो जी उसके ऊपर। आ रही बात समझ? देखा, ये सेविंग की बात कर रहा है और वो भी उड़ा रहा है, देखो जी। ध्यान सुनो आप, ध्यान सुनना। देखो अच्छा तनिष्का ने देखा कि सर इसमें से कुछ खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचार्ज तो कराना कराना है सर, बाहर का खाना पीना तो खाना है वरना मुंह से खून आ जाता है वरना,
है ना, ये तो मुझे खाना ही खाना है। स्टेशनरी का सामान तो चाहिए होता है बीच बीच में। तो यानी कि सर मुझे ना 3 खर्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। मूवी हर महीने में कोई ऐसी खास नहीं आती है, रहने दो। एडिशनल खर्चा कुछ हो गया, जूते चप्पल खरीदने, कभी पैसे बच गए तो खरीद लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, आ रही जी बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो? सर ये खर्चे जो इंपॉर्टेंट है, ये खर्चे जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अपनी इनकम से माइनस कर दोगे तो जो पैसा बचेगा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस। बात समझ आई आपको? और अगर आप अपने सारे फालतू के खर्चे माइनस कर दोगे, जो बच गए वो भी माइनस कर दोगे, तो जो पैसा बचेगा वो होगा नेट। बात समझ आई थी आपको, या बात समझ नहीं आई? आ गई? नहीं आई तो मैं एग्जांपल और बढ़िया दे सकता हूं आपको। है कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल सही, मैं आपको बिजनेस बता दूंगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो जी, अब जैसे बिजनेस है, अब जैसे हमने आप ये यहाँ पे एग्जांपल बोला जी, आपने छोले भटूरे, मन कर रहा है जी, मन कर रहा है, देखो जी। हाँ जी, इधर देखो, छोले भटूरे का बिजनेस ही। अच्छा देखो, हमारे बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे होंगे जो हमें पे करने ही करने हैं जी। वो सारे जो पे करने हैं हमारे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, वो हमारे अगर हम माइनस कर देंगे अपनी इनकम में से, तो जो पैसा बचेगा वो क्या होगा जी, हमारा ग्रॉस। इंपॉर्टेंट खर्चे, जो और भी खर्चे हैं फालतू, मतलब जो हमारे एडिशनल हैं, जो और भी खर्चे हो रहे हैं, वो भी माइनस कर देंगे तो वो क्या है, दोनों माइनस करने पे जो आएगा। हाँ हाँ, बात समझ आ रही? इंपॉर्टेंट भी और एडिशनल भी। तो अगर वो खर्चे दोनों माइनस कर देंगे, इंपॉर्टेंट और एडिशनल, तो जो पैसा बच रहा है वो क्या है, नेट। और सिर्फ अगर हमने इंपॉर्टेंट मोटे मोटे खर्चे माइनस करे हैं तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो आपको यही जवाब देना है जी। तो ग्रॉस और नेट में हमेशा कंफ्यूजन होती है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया जी आपको। अरे क्या क्लियर करना है भाई साहब, नालायक, यूट्यूब पे दोबारा वीडियो देख लेना उसको। बताओ, 2 एग्जाम्पल दे दिए भाई साहब, तब भी समझ नहीं आया। भैया देखो, ग्रॉस का मतलब है सिंपल, कि आपने अपनी इनकम में से मोटे मोटे खर्चे माइनस कर दिए। ठीक है जी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो आपने माइनस कर दिए। अब जो इनकम बची वो कौन सी है, ग्रॉस। ठीक है, और जो भी और एडिशनल खर्चे और रह गए माइनस करने से, वो भी माइनस अगर आपने कर दिए, तो फिर वो पैसा कौन सा बचा है, आप समझ आया जी, ट्यूबलाइट। नॉर्मल में फारसी बोल रहा था, स्पेनिश बोल रहा हूँ जी मैं, मुझे नहीं पता मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ, है ना। इधर देखो जी, अब यहाँ पे अभी अच्छा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल में कैसे निकलेगा, टीआर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, जो बदलती रहती है आउटपुट के साथ साथ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। अगर आप टीआर में से टीवीसी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अरे नलायक, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अगर आप टीवीसी के साथ टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, दो ही तरह के खर्चे होते हैं ना बेटा, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट वाला खर्चा और एक फिक्स कॉस्ट वाला खर्चा। अगर आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करी है, अगर आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करी है, तो जो पैसा बचा वो है ग्रॉस। अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट ही माइनस कर दी, तो वो कौन सा पैसा बचा है, नेट प्रॉफिट का। हाँ, एक तो सब कह दो मोटा मोटा मेन खर्चा जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का। आ रही जी बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी? देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि सर वेरिएबल कॉस्ट वाला खर्चा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे अगर हमारा लग रहा है, तो बोलते क्यों नहीं हो भाई साहब, नालायक। मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही डाउट क्लियर कर रहा हूँ, मैं डाउट पैदा भी कर रहा हूँ भाई साहब, है ना। मेरे आगे पेपर भी रख दो, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, नालायक। जैसे फिक्स, हाँ 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 बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। हाँ, मेरे तो और तो कोई एग्जाम देने नहीं मुझे कभी लाइफ में, है ना। देखो जी, फिक्स कॉस्ट का खर्चा जैसे आपका रेंट का है, ठीक है जी। आप बोलोगे सर रेंट तो देना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो आप, बिना रेंट दिए तो काम नहीं चल सकता, ऐसे कैसे कह सकते हो आप, ड्रामा चल रहा है। मैं कहा देखो आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर की नजर से सोचो, आप प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूसर की नजर से सोचो, आपको प्रोडक्शन करनी है, आपको प्रोडक्शन करनी है। और ध्यान रखना, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बेटा शॉर्ट रन के हिसाब से पढ़ रहे हैं थोड़ा, ठीक है जी, क्योंकि शॉर्ट रन में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो आप प्रोड्यूसर की नजर से सोचो, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाओगे या फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है, आप उसको इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। छोटे समय के लिए, छोटे टाइम के लिए एकदम से अपने फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो जिसको बढ़ाया जा सकता है वो है वेरिएबल फैक्टर्स। तो आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, आप किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो,
ठीक है जी। जैसे भैया मैंने वो बताया तनिष्का को चैटिंग करने के लिए इंस्टाग्राम चाहिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नेट चाहिए, तो नेट इंपॉर्टेंट हो गया, नेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा बिजनेस एक्चुअली डिपेंडेंट किस पे है? वेरिएबल। क्या करूंगा, पत्थर मार नहीं सकता, जेल हो जाएगी। आ गया जी, आ गया। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं जी, पत्थर नहीं है मेरे पास अभी भी, बता दो। देखा देखा, नालायक। देखो मैंने कहा ना बेटा आपको, जो आपके खर्चे इंपॉर्टेंट है, जिस खर्चों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो कि ये खर्चा करने से ही मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट खर्चे। अगर वो माइनस कर दोगे तो जो इनकम बचेगी वो होगी आपकी ग्रॉस वाली। आ रही जी बात समझ? तो जैसे अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो ज्यादा लेबर चाहिए होगी, तो लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हो ना आप। आपने रूम तो ले रखा है रेंट पे, कोई दिक्कत नहीं, रूम की टेंशन नहीं होगा आपको। अब आपको मेरे की प्रोडक्शन बढ़ानी है क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो। अब प्रोड्यूसर हो, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, लेबर ज्यादा चाहिए होगी, तो आप लेबर इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, तो लेबर क्या हो गई, वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं आई बात? तो आप एक्चुअल में डिपेंडेंट हो किस पे? प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट आप वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। मुश्किल है समझना जी? ओके रिपोर्ट है जी? ओके। अच्छा यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, ये हमने समझ लिया। आगे है प्रॉफिट में कितने तरह के टाइप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक है एबनॉर्मल प्रॉफिट, औकात से ज्यादा प्रॉफिट। बिल्कुल सही जी, एक्चुअल में ऐसे ही होता है, एक्चुअल में ऐसे ही होता है। देखो जी यहाँ पे है आपका टोटल रेवेन्यू, आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे, बिल्कुल सही है। तो मजा ही आ गया भाई साहब, एक एक नंबर मजा आ गया जी, कि इनकम ज्यादा है खर्चे कम है। और यहीं पे एक चीज और निकल के आती है, आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। अब ये यहां से हम यहां कैसे बढ़े? अगर मुझे टीआर को एआर में कन्वर्ट करना है, तो मैं टीआर को डिवाइड करूंगा क्यू से, तो ये क्या बन जाएगा, एआर। ठीक है जी। और उसी तरह से मैं यहाँ पे टीसी को डिवाइड करूंगा क्यू से, जो कि ये क्या बन जाएगा, एसी। क्यू मतलब आउटपुट, क्यू स्टैंड्स फॉर आउटपुट। मुश्किल है समझना इस चीज को? मुश्किल नहीं है जी। ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है कि आपको रेवेन्यू ज्यादा हो गया, आपने इनकम ज्यादा कमा ली और प्रॉफिट और आपका कॉस्ट कम है। आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत? ओके जी। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, टी आर इक्वल टू टीसी। मैं बता रहा हूँ जी, अब बता रहा हूँ, बिल्कुल सही जी। आपका यहाँ पे डाउट आएगा, ये क्या बकवास है कि मैंने मेरा जो सामान 10 रुपए का है, मैंने उसे 10 रुपए का बेच दिया, ये कौन सा मैंने गोबर में तीर मार दिया? ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कह रहे हो? बात समझ आई आपको? देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फैक्टर इनपुट्स, लैंड लैंड लेबर कैपिटल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? देखो इधर ध्यान से, लैंड को यहाँ पे, अच्छा लैंड हमारा इनपुट है, लेबर भी इनपुट है, कैपिटल भी इनपुट है, और हमारे एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस भी इनपुट, हमारा क्या है यहाँ पे इनपुट है। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लैंड ली है या जगह ली है काम करने के लिए, तो इन जनरल रेंट पे ली होगी, मैं ये मान रहा हूँ। बिजनेस में कोई तिल्ली लैंड नहीं खरीदता, ठीक है जी, रेंट पे ली जाती है। लेबर अगर आपने ली है तो लेबर को बदले में क्या देना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, सैलरी नहीं होती, सैलरी इंप्लॉइज को मिलती है। वेजेस, मजदूरी, दिहाड़ी जिसे हम कह सकते हैं। अब आपने पैसा लगाया है, आपने कैपिटल लगाई है, अकाउंट्स वालों से थोड़ी उम्मीद है मुझे फिर से, आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, ठीक है जी। तो कैपिटल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल के बदले आपको क्या मिलेगा? क्या बात है जी, बड़ा मजा आ गया जी, इंटरेस्ट मिलेगा जी। ठीक है। अच्छा एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, आप इसको ओनर भी मान सकते हो, प्रॉफिट। इन सबको आपने प्लस कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया, यही आपकी टोटल कॉस्ट है। तो आप देखो, आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऐड कर दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि सर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट आप कैसे ऐड कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं आपको तो अगर पूरा इन डेप्थ में लेके जाऊं,
वैसे कोई पढ़ाएगा नहीं इतना इन डेप्थ में, लेकिन आपको बता देता हूँ। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, आपको पता ही है, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा अकाउंट समझाना पड़ रहा है। दोनों ही सेपरेट है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस बिजनेस पे होता है। ओनर ने पैसा लगाया है, तो मुझे बताओ जो भी पैसा बिजनेस कमाएगा वो बिजनेस का होगा या किसी और का होगा? ओनर का भी होगा। नहीं, मुझे बताओ, एग्जैक्ट बताओ। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। यानी कि बिजनेस के पास जो पैसा आ रहा है, बिजनेस जो भी काम कर रहा है वो एक तरह से ओनर के लिए ही कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो यानी कि देखो, बिजनेस के पास लेबर भी होगी तो लेबर को पैसा देगा, ठीक है। बिजनेस के पास कैपिटल भी होगी, कैपिटल यहां पे है ऑलरेडी हमारे पास। कैपिटल यहां पे हमारे पास है, और ये कैपिटल भी किसकी है? ये ओनर की है, ठीक है जी। तो ये बिजनेस क्या देगा इस कैपिटल के ऊपर? इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, हाँ या ना? क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, ओनर एक सेपरेट पर्सन है। तो बिजनेस, यहाँ बिजनेस के पास जो कैपिटल आई है, पैसा आया है, वो किसका है एक्चुअल में? ओनर का है। तो यानी कि बिजनेस का तो नहीं है। तो बिजनेस ने एक तरह से, बिजनेस ने वो पैसा उधार पे लिया है, लोन पे लिया है, एक तरह से लाइबिलिटी है। तो यानी कि बिजनेस क्या करेगा? इस पैसे पे इंटरेस्ट देगा किसको? आ रही बात समझ? तनिष्का जी ओके, ठीक है। अच्छा लैंड, अच्छा लैंड हो गया जी। यहाँ पे लैंड, लेबर, लैंड लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, तो लैंड अगर यहाँ पे लिए हमने, जगह ली है, तो क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट होता है वो भी प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, वो भी किसके पास जाएगा? तो यानी कि मुझे बताओ, सारी चीज जो भी हमने पढ़ी वो बिजनेस के लिए खर्चा ही तो है, कमा के देनी है ना। सारी चीजें बिजनेस के पास से जा रही है ना। बिजनेस के पास से वेजेस जा रहे हैं, हाँ या ना? मजदूर के पास, ध्यान सुनना, बिजनेस के पास से वेजेस जा रहे हैं, किसके पास? मजदूर के पास। बिजनेस के पास से रेंट जा रहा है लैंडलॉर्ड के पास। बात समझ आई? बिजनेस के पास इंटरेस्ट जा रहा है, उसके पास से इंटरेस्ट जा रहा है उनके पास। और जो और प्रॉफिट बच गया वो भी किसके पास जा रहा है? तो सारा पैसा तो बाहर ही जा रहा है ना। नहीं बात समझ? सारा पैसा जा ही जा रहा है ना, जा जा रहा, एक तरह से खर्चा बन गया, तो उसको हम टोटल कॉस्ट ही कह रहे हैं। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ हाँ, हमेशा हमेशा देखो, पूरा जो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही आपको समझनी चीजें। तनिष्का जी थोड़ा सा शायद मुश्किल लगा होगा, ठीक है जी, क्योंकि आपका भी आर्ट्स बैकग्राउंड है। लेकिन कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना बीच बीच में, ठीक है। नहीं होगा तो टॉपिक मैं दोबारा बता दूंगा। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, ये समझ आ गया यहाँ पे। तो यानी कि टोटल कॉस्ट में छोटा सा प्रॉफिट भी ऐड होता है, ठीक है जी। और छोटा सा प्रॉफिट हमने एक एम्पल ऐड कर रखा होता है, वही हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू बन जाता है, अगर उसको हम सेम कॉस्ट पे बेच देते हैं, ठीक है जी। आ रही बात समझ? क्योंकि अगर आपको ये भी समझ नहीं आया, अगर आप सारी बातें खत्म कर दो, अगर आपको इतना टेक्निकल भी समझ नहीं आया, तो अब इतना समझो ना यार। आप मुझे बताओ, आपने एक मार्कर 8 रुपए का बनाया है, ठीक है जी। आप हर रोज दुकान जा रहे हो, आपने मार्कर 8 रुपए का बनाया, सब कुछ सारा खर्चा जोड़ दिया इसके अंदर। अब आप कह रहे हो यार मुझे कम से कम 1 रुपए तो दो उसके अंदर, क्योंकि मेरी भी तो मेहनत लग रही है आना जाने की। रोज दुकान का शटर खोल रहे हो भाई साहब, दिया बत्ती कर रहे हो उसके अंदर, ये क्या चल रहा है यार? कर रहे हो ना ड्रामा। तो यह कहोगे यार ये ड्रामे की मुझे 1 रुपए तो दो। हाँ, और ज्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मुझे 1 रुपए तो दो, ये मेरी मेहनत का है। ये कौन कह रहा है? ओनर। तो कह रहे हैं यार कम से कम मैं उसको कितने का बेचना चाहूंगा? 9 रुपए का। तो मार्केट में कोशिश करेगा कि 10 का बिक जाए, लेकिन वो 9 से कम में नहीं बेचेगा। वो यार मेरी मेहनत पानी हो जाएगी बेकार, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का 1 रुपया चाहिए। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? और बाकी जो आपको ये वाला प्रॉफिट है, ये वाला एब नॉर्मल प्रॉफिट, ये जी आपकी औकात से मिल गया है, यानी कि आपको नॉर्मल से भी ऊपर मिला है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट अंधा बिके जा रहा है, महंगा बिके जा रहा है। आई बात समझ? कौन सी? नहीं नहीं होती है जी, ये आप सोचो ना, कुछ माल आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ जाता है कभी कभार, जब माल बेकार हो जाता है, या फिर क्या कहते हैं ऑब्सोलेट की कगार पे आ जाता है, ठीक है जी। सेकंड हैंड माल होता है, जैसे सोम बाजार में आपका मिलता है, तो क्या करना पड़ता है आपको कि डिस्काउंट में बेच दो यार, निकालो उसको, कम से कम इतना तो हमारा पैसा आ जाए जितना हमने लगाया है। थोड़ा थोड़ा जो जितना लगाया उतना आ जाए, बाकी कुछ थोड़ा सा फालतू आ जाए, बस जितनी हमारी मेहनत लग रही है। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? तो अगर मेहनत से ऊपर पैसा मिल रहा है, मेहनत से भी ऊपर मिल रहा है, तो फिर वो क्या है? एबनॉर्मल। आ रही बात समझ आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा ये है आगना, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, प्लीज
यहाँ पे है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब है लॉस, ये कि नॉर्मल से नीचे। सब का मतलब यहाँ पे नॉर्मल से नीचे। तो नॉर्मल से नीचे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टीआर कम है, रेवेन्यू कम है और कॉस्ट, ये तो भैया बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है जी, कह सकते हो जी अब बंद होने वाला है, या पता नहीं क्या माल में कोई दिक्कत है, आप बेचना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो, वो है जी। और सेम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, डिवाइड बाय क्यू। ये ऐसा हमारा मेन कोर चैप्टर यहाँ से आप शुरू होता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो जी, यहाँ से देखो, 10 मिनट का चैप्टर अगर ध्यान सुनते रहोगे, समझते रहोगे, मैं आपको 2-3 बार ये समझा दूंगा, लेकिन 10 मिनट ध्यान से सुनोगे, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। यहाँ पे कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 3 तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3 तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या मान लेंगे कि प्रोड्यूसर किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। प्रोड्यूसर किसमें है, और प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा होगा, बता रहा हूं ना, टेंशन हो गया, अब आ रहा है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है वो जितना वो पैसा लगा रहा है, जितना वो पैसा लगा रहा है, दैट इज अ टोटल कॉस्ट। ये हमें पता है, जितना वो पैसा लगा रहा है उसके कंपैरिजन में उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उसके कंपैरिजन उसे, ये कहने में बड़ा आसान है लेकिन समझना हमें इस टेबल के थ्रू, उस कंडीशन के थ्रू पड़ेगा। और एक आप इसमें एक ग्राफ है, बस एक ग्राफ आएगा, वो आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस चैप्टर में बस एक ही ग्राफ है और कोई ग्राफ नहीं है जी। ठीक है, एक ही ग्राफ है जी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है, पहली कंडीशन है आपका इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। कहानी खत्म, बात समझ आ रही है आपको, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और इसके साथ एक कंडीशन और है, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या है कि आपकी marginal cost should be rising when MR equal to MC। ठीक है जी क्या बता रहा हूं, नहीं नहीं उसको गलत समझ रहे हो। देखो जी, वो कह रहा है जब MR MC इक्वल हो जाए, जब MR MC इक्वल हो जाए तो आपका MC क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है। ठीक है, अब देखो आगे, और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम इक्विलिब्रियम मानेंगे। तीसरी क्या है यहाँ पे कि एआर, एआर को हम क्या कहते थे, याद आया बत्ती गुल हो गई, याद आया, याद नहीं आया भाई साहब, शेड्यूल उठा के एक बार देख लिया करो। देखो जी, यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, बात है नहीं, एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो प्राइस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के होना चाहिए। कहानी समझ आ रही है आपको, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एक ही बारी में, तो हम मान लेंगे प्रोड्यूसर किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। कहानी समझ आ रही है आपको, अब एक एक करके समझते देखो, ये एक शेड्यूल है जी यहाँ पे। ठीक है, ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल है यहाँ पे, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू 20-20-20 चलता आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा आप बता सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू 20-20-20-20 कब होता था, याद आ रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, याद आ रहा है, हाँ 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 हाँ, कुछ समझ आ रहा है जी आपको, कुछ कुछ समझ आ रहा है जी आपको। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, अगर आप देखो जैसे मैं इस फोर्थ यूनिट की बात करूं, ठीक है, इस फोर्थ यूनिट की बात करूं, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना है हमारा 20, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 20, इसके ऊपर भी 20 है और इसके नीचे भी 20 है, यानी कि मैं हर एडिशनल प्रॉफिट, सॉरी हर एडिशनल रेवेन्यू पे कितना एडिशनल इनकम कमा रहा हूँ, 20 ना, लाइक ये एडिशनली तो है, ये एडिशनल है भाई साहब, ये सारी एडिशनल है। आ रही बात समझ, अच्छा अगर मैं बोलूं आपको कि टीआर बना के दिखाओ, मुझे याद है टीआर कैसे बनता था, नहीं याद आ रहा जी, डब्बा गोल हो चुका है जी, यहाँ से हो चुका है, हैं, हाँ 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 हाँ, बस लाइन याद है बस, अब वो याद नहीं आ रहा है कि कैसे बनता था, लाइक पहले वाला सेम है जी आपका,
ठीक है, इसके साथ ही लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। घर में भाई साहब कोई रिवीजन नहीं कर रहा है। टी आर है जी यहाँ पे, पहले 20 है, अच्छा 20 में आप 20 ऐड करोगे 40 60, ठीक है जी। कितनी आएगी थी यहाँ पे अब 100, करते 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 कितनी आएगी, ठीक है जी। यानी कि लगातार आपका क्या हो रहा है, टी आर इंक्रीज हो रहा है, टी आर बढ़ता जा रहा है, ऐसी था ना। और आपका एम आर कॉन्स्टेंट है। ये कौन सी कंडीशन में ग्राफ था? और कोई, और कुछ, कौन सी कंडीशन थी वो, या फिर कौन सी सिचुएशन थी जब हमारा ये वाला ग्राफ बनते थे? लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती थी वो, याद आया? ओ क्या भाई साहब, हाँ एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो यानी कि आपको समझना पड़ेगा चीजें, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको शायद दिखेगा नहीं कि ये जो शेड्यूल बनाया, सेम शेड्यूल होगा, फिगर्स अलग होंगी आपके बुक में, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ पे शायद कहीं नहीं दिया होगा आपका कि परफेक्ट कंपटीशन की ये सिचुएशन है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। एमआर अगर आपको कांस्टेंट है तो एक बार कोशिश करो टीआर निकाल के देख लो। टीआर अगर आपका बढ़ता हुआ है तो यानी कि टीआर की जो स्लोपिंग है वो अपवर्ड है, और यहाँ पे एमआर कांस्टेंट है। हाँ हाँ वही तो मैं एक बार कह रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रही है, नहीं चल रहा दिमाग, नोबिता हो आप दिमाग से, तो एक बार करके देख लो, ठीक है जी। तो आपको मिल जाएगा ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है यहाँ पे पूरा, ये शेड्यूल एक्चुअल में है किसका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जी, मार्जिनल कॉस्ट है जी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ रही है। मार्जिनल कॉस्ट आपकी ग्रेजुअली स्टार्ट हुई है मैक्सिमम से, फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, डिक्रीज, फिर एक जगह क्या हो गई, बिल्कुल सही जी, कांस्टेंट, और फिर दोबारा से इंक्रीज। अच्छा अब देखते हैं, हम अपनी कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या कहती है बेटा, कि पहली कंडीशन है आपकी एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, ठीक है जी। तो इक्वल है, देखो कहीं पे इक्वल आ रहा है, थर्ड पे, और कहीं 8 पे आ रहा है जी। यहाँ पे हम एक डब्बा बनाएंगे, टेंशन ना लो जी, स्टैट्स भी आएगी आपके पास, ठीक है जी। ये डब्बा बनाया जी मैंने, यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये ठीक है जी फिलहाल काफी हद तक, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ एक थर्ड पे और एक फोर्थ पे क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, लेकिन ध्यान सुनना जी, दोनों हो तो रही है, लेकिन सेकंड वाली क्या थी हमारा, एमसी मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। अच्छा ये एमसी है, इसके बाद देखो आपका एमसी बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है, तो यानी कि ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, ये घोड़े पे सवार नहीं होना है। ये हमारी पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन एमसी मस्ट बी राइजिंग। अब थर्ड थी हमारी, थर्ड क्या थी हमारी, जो ए आर है वो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन को हम चेक करेंगे। आ रही बात समझ आपको कि फोर्थ कंडीशन में फिट बैठ रही है या फिर फोर्थ कह रहा हूं सॉरी, 8 पे फिट बैठ रही है या फिर नहीं बैठ रही। देखो जी पेज इंक्रीज नहीं होगा यहाँ से, चलो कोई नहीं देख लेंगे, समझे जी यहाँ पे हम, समझे। देखो ऑन पॉइंट, सॉरी एट पॉइंट, क्यों नहीं चल रहा बीच, एट पॉइंट 8 पॉइंट पे हम देखेंगे और ये जो 8 है ये 8 यूनिट्स है, ठीक है जी। अब देखो जरा, अच्छा एक बार ना हम 8 यूनिट तक एमआर का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है जी। एमआर का क्या करेंगे, टोटल, जो मैंने की बनाया है आपका, हाँ जी, समीशन कहते हैं इसे, समीशन या सिग्मा कहते हैं, समीशन ऑफ एमआर। एमआर कहां तक करना है हमें, एमआर का टोटल 8 तक, यानी कि हमें एमआर यहां तक करना है,
हाँ जी बताओ कितना आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही जी, ये आ गया जी आपका, ये आ गया। अच्छा जैसे हमने टोटल करा हमारे का, ये एक्चुअल में क्या बन गया आपका, ये टी आर बन गया जी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था टी आर हम निकालते कैसे हैं, प्लस कर करके। तो एंड में आपका यहाँ पे आएगा 160। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा टी आर आपका आ गया 160। ठीक है जी। बिल्कुल सही जी, यहाँ पे एक पेज मैं सोच रहा हूँ, एक पेज आ जाए। पेज ऐड नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, हम यहीं पे कर लेंगे। देखो जी यहाँ पे जैसे आपका ए आर है, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा जी, टी आर डिवाइड बाई क्यू। तो 160 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा जी। तो आपका ए आर कितना आ रहा है, यहां तक समझ आया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो अभी बता दो। अच्छा ध्यान से देखो जी, ये आ गया आपका। अच्छा हम यहाँ पे निकालेंगे अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुछ नहीं करेंगे जी यहाँ पे, हम सेम 8th यूनिट तक एमसी को प्लस कर लेंगे। ये है जी आपका, हाँ जी, हाँ जी बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ। आगे करो, पेन लेके शुरू हो जाओ। कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है जी। 152। हाँ जी कितना आ रहा है, 152 आ रहा है जी। कढ़ाई मछली दिखाना जरा है, दिखाओ। समझ आया जी यहाँ पे 152। अच्छा 152 है यहाँ पे। जैसे ही हमने ध्यान सुना जी, ये हमने किसका टोटल करा है, समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करा तो ये क्या आ गया आपका, टोटल कॉस्ट आ गया, ओ सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे एवरेज कैसे आएगा, टीवीसी माइनस ओ सॉरी डिवाइड बाय क्यू। तो यानी कि 152 डिवाइड बाय 8, हमने 8 तक करा है तो कितना आएगा बाबूजी एक बार बताओ जरा। हाँ जी बिल्कुल सही जी, ये आपका आएगा। तो मुझे बताओ आपका ए आर बड़ा है या फिर एबीसी बड़ा है, तो यानी कि थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये हमारा ए आर कितना आया 20, और ये कितना आया, तो सही तो है। तो यानी बिल्कुल सही बात है जी, ये बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, समझते हो इसका मतलब, ये नीचे। हाँ तो यानी कि यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम है वो क्या है जी हमारा, 8 पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 8 पे हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ आई थी आपको, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। अब देखो इसका एक ग्राफ देखते हैं हम, अभी है हमारे पास टाइम। नहीं नहीं अभी 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 करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। ग्राफ की जगह यहीं पे निकल जाएगी कोई।
हाँ जी, ये समझ आया आपको, ये समझ आया। इसी में हटा देते हैं क्योंकि वो बार बार लग नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। बस ये बात ही नहीं बेटा, थोड़ी देर में कर लेना, अभी रुक जाओ। क्या हो गया, इतना स्लो कैसे हो रहा है? बेटा वीडियो में आवाज आ गई ना, मैं फिर बताऊंगा, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए वीडियो में, मुझे तक तो आ रही है। कट कर दूंगा, ये एडिटिंग ही करता हूँ मैं बैठ के, है ना। तो क्या करूँ बताओ, 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की देखो, इधर देखो, अच्छा इधर देखो प्लीज, बातें नहीं आ रहा। ये आपका ग्राफ है जी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, एम आर, कॉन्स्टेंट एम आर, और ये क्या है जी आपकी एम सी, याद है जी। यहाँ पे एम सी आपकी शुरू हो रही है मैक्सिमम से, फिर नीचे से कांस्टेंट हुई, फिर कांस्टेंट के बाद राइज हो रही है। और देखो जी यहाँ पे आपके 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारी जो यूनिट है 3 थी, और एक जगह क्या है हमारी 8 है, ठीक है। एक्चुअल में हमारा पॉइंट कौन सा है, क्योंकि देखो 8 के बाद ही एमसी राइज हो रहा है, और 3 पे क्या हो रहा है, एमसी नीचे जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। और तीसरी कंडीशन लास्ट वाली कौन सी थी जी, ए आर मोर देन और इक्वल टू एबीसी, ये भी हमारी सेटिस्फाई कहां पे हो रही है, 8 पे हो रही है। क्या वो हमने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाई है वाली। हाँ, मैं आपको पूरी अपडेटेड नोट्स दे दूंगा उसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी मैंने उसे समझाया है, तो पीडीएफ आएगी आपके पास तो बिल्कुल अपडेटेड ही आएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत है। अच्छा, एक यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे लास्ट ही समझेंगे फिर आप जा सकते हो, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, जो आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है आपको, अगर आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थर्ड यूनिट है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू 30, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू 20 है, 20 है, आपका एमसी भी 20 है, ठीक है। इसके बाद आपका खर्चा कम हो रहा है, अच्छी बात है ना, खर्चा कम हो रहा है तो अच्छी बात है, खर्चा कम है तो ये तो बढ़िया है ना। और बल्कि देखो यहाँ पे आप 20 के बाद देखोगे तो खर्चा बढ़ रहा है, ये तो कॉमेडी नहीं होगी हमारे साथ, ये तो उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हैं हमें, तो कुछ ही पढ़ा के हमें बेवकूफ बना रहे हैं लोग। नहीं बताओ तो सही, मतलब फिर ये 8th को हम कैसे मान रहे हैं कि क्लीवियर है। यहाँ हाँ, तो क्या दिक्कत होगी बेटा, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, किसी भी पीओवी से देख लो, समझ आया मेरा क्वेश्चन क्या है, कि भैया तीसरे यूनिट के बाद अगर आप देखो एमसी कम हो रहा है, एमसी का मतलब कॉस्ट, सिंपल, खर्चा कम हो रहा है, अच्छी बात है ना, खर्चा कम हो रहा है, इनकम ज्यादा, अच्छी बात है ना। तो हमें तो फोकस करना चाहिए इसी पे, हम आगे जा रहे हैं, 20 के बाद तो खर्चा बढ़ रहा है ना, हम ये वाला क्यों चूज कर रहे हैं, मुझे तो ये अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है देखने में, तो किसके बाद तो खर्चा कम हो रहा है, बढ़िया है, बल्कि यहाँ पे तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। हाँ जी, वैलिड लगा मेरा क्वेश्चन, नहीं लगा। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो आप खुद सोचो सर, जैसी आपका ये कॉस्ट कम होती जाएगी, अब अच्छी बात है, यहां से जैसे आपकी कॉस्ट 20 आई, आपने और प्रोडक्शन करनी शुरू करी तो आपका खर्चा कम हो गया, आपने और प्रोडक्शन करी, खर्चा कम हो गया, तो मुझे बताओ अपने प्रोडक्शन रोकोगे नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, खर्चा करते जाओगे, एक टाइम क्या आएगा कि आप फिर से दोबारा किस पे आ गए, 20 पे आ गए। अरे ये एमसी का बेटा, ये आपका एमसी का बिहेवियर है ना बेटा, एमसी का बिहेवियर है आपका ये, ठीक है जी। क्योंकि आप बार बार देखो, इन जनरल आप देखो, मैंने आपको बताया था, मैंगो शेक वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आपको अपना प्राइस कम करना है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दो, रॉ मटेरियल बढ़ा दो, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी ना, मशीन जो आपकी मिक्सी वाली कॉस्ट थी वो सेम ही रहेगी,
याद है ना, आप लोगों को तो याद होगा, जो लोग देखेंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन आपको तो याद है ना। तो आप सोचो फिक्स कॉस्ट को मैं बार बार बढ़ा नहीं सकता, इसलिए मैं किसको बढ़ा सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाऊंगा, मेरा खर्चा कम होगा और खर्चा एकदम से मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाऊंगा तो फिर मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। याद आया, याद आया, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो बार बार वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाने से हमारी जो फिक्स फैक्टर्स है कंपैटिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब तक देखो, जब तक मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा रहा हूं मुझे फायदा मिल रहा है क्योंकि मेरा खर्चा कम होता जा रहा है। हाँ हाँ, देखो अब ये एक टाइम आ गया यहाँ पे, अब मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा जा रहा हूँ, अब मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है जी, अब मेरे को बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे, इतना कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा इन जनरल। ठीक है, तो ये आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताओ, जैसे अब इस पॉइंट पे थे, आप और ट्राई करोगे कि एक बार करके देखते हैं बिजनेस कि भैया यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, आपका खर्चा कम हो रहा है, तो आप बिजनेस कंटिन्यू रखोगे, बिजनेस कंटिन्यू रखोगे, अच्छी बात है। तो यानी कि इस पॉइंट को छोड़ दोगे ना, अब सुन तो लो, सुन तो लो, पहले कहानी सुनो अच्छे। आप इस पॉइंट को छोड़ दोगे, ये वाला जो तीसरे यूनिट वाला पॉइंट है छोड़ दोगे, क्योंकि इसके आप आगे जाना चाह रहे हो, और आगे जाते ही आपको क्या मिल रहा है, कम खर्चा। अब आगे जाओगे, आगे जाओगे, यहां रुक जाओगे, फिर आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि जो ये पोर्शन है ये प्रॉफिट का है, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्राफ है कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, और नीचे वाला कौन सा है, तो ऊपर कौन सा है, एमआर, यानी कि आपकी इनकम ज्यादा है और एमसी कम है, अच्छी बात है ना। तो अभी भी आप कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, जहां पे आपकी कॉस्ट आपकी इनकम के बराबर हो जाएगी, आप देखोगे कि अब दोबारा बढ़ाना चाहिए कॉस्ट या नहीं बढ़ानी चाहिए। जैसे आप कॉस्ट को बढ़ाओगे अब आपको लगेगा नहीं ये तो दिक्कत है, आप यहीं पे रुक जाओगे। आई बात समझ, आप यहीं पे रुकना पसंद करोगे कि अब मेरा जो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे क्या हो रहा है जी, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट अब मुझे नहीं हो सकता। याद आया अब? तो अगर आप इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो आपको अब होगा लॉस, अब आपको इससे ऊपर प्रॉफिट, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे तो लॉस में चले जाओगे। आ रही बात समझ? लेकिन अगर यहाँ पे थे, जैसे ही अगर ये वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, अब एमसी है, और नीचे वाला कौन सा है, एमआर। तो खर्चा ज्यादा इनकम कम है, तो आप प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि प्रोडक्शन करते हैं थोड़ा कॉस्ट कम करते हैं, करते करते आप पहुंच गए कहां पे, इक्वल पे, आपका खर्चा और आपका रेवेन्यू इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा आपने कोशिश करा कि देखते हैं और खर्चा कम होगा, और खर्चा कम होता गया, खर्चा कम होता गया। तो जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्चुअल में क्या है, आपका प्रॉफिट। अब आप ये देखना चाहते हो कि मेरी कॉस्ट जो कम हो रही है ये कब तक होगी। आ रही बात समझ? अब और आपने और प्रोडक्शन करी, और प्रोडक्शन करी, फिर आप दोबारा से कहां पहुंच गए, 2020 में पहुंच गए, एमसी इक्वल टू एमआर। ठीक है, अच्छा हमने देखा कि देखते हैं क्या इसके बाद दोबारा से मेरी कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी। आपने प्रोडक्शन और करी, आपने 9th यूनिट प्रोड्यूस करी, जैसे आपने 9th यूनिट प्रोड्यूस करी, आपको देखा मेरी कॉस्ट बढ़ गई, अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं 8 तक ही बनाऊंगा। नहीं, आपको दिखाने के लिए बेटा कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, आरी बात। जैसे आप देखो ना, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो तो बताती थी कि नेगेटिव में जा सकती है, सेटिस्फेक्शन जाती है क्या, प्रैक्टिकली नहीं जाती ना बेटा, प्रैक्टिकली आपकी नेगेटिव में कैसे जा सकती है, लेकिन हम दिखा रहे हैं ना, फिर भी हम शोकेस कर रहे हैं इस चीज को, तो वही फर्क है। आरी बात समझ आपको? तो सर ये पॉइंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरी बात समझ, क्योंकि जब मेरी कॉस्ट बढ़ रही होगी मैं आगे कॉस्ट को बढ़ाने से पहले ही रोक दूंगा कि नहीं मैं 9th यूनिट तक नहीं जाऊंगा, मैं 8 तक ही बनाऊंगा, क्योंकि 8 तक मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आइए बात समझ। तो ये था पूरी कहानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, चैप्टर आपका फिनिश। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हाँ जी, नोट्स आपके अवेलेबल